जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आज संडे है तो आप सभी को मालूम है कि हर शनिवार और रविवार 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन का एक मॉडल सेट लेकर आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उस मॉडल सेट में वैसे ही क्वेश्चन होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन पीछे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में, या फिर आने वाले 2023 के एग्जाम में उसे पूछने की संभावना बनती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मॉडल सेट की तैयारी की जाती है। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। अभी आप पहचानिएगा कि क्वेश्चन जो है हम कहां से लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, रिसेंटली आपके एग्जाम में से क्वेश्चन हमने लिया है 25 क्वेश्चन को, और वो भी छांट कर 25 वैसे क्वेश्चन को हमने लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज जैसे हर रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का ऑब्जेक्टिव तरीका आपको बताते हैं, तो आज भी आपको जो है ट्रिक से मुलाकात कराएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बनाना कैसे है। हमने देखा है कि क्वेश्चन तो सभी लोग बना रहे हैं, लेकिन बनाने का जो तरीका है वही पहले वाला तरीका है। ठीक है, जैसे एक सवाल मान लीजिए कि क्वेश्चन अभी आपके सामने हम यहां पर लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू e के पावर में 3x dx। अब यदि ये सवाल आपके सामने है तो इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा, ठीक है, या और भी लोग कैसे बनाएंगे और हम कैसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है। और ये क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। खासकर आप देखेंगे तो ये जो है इंटीग्रेशन वाले पार्ट का सवाल है, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन यहां पर गुना में आपको दिख रहा है, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पहला का डिफरेंशिएशन ना ही दूसरा है और ना ही दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप इसका खंडस्थ समाकलन कीजिए, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट कीजिए। कॉमन यही करेंगे आपको यही बताया गया होगा। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कि आप खंडस्थ समाकलन में ज्यादा टाइम ले लेंगे। जो इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है उसको आप लगाइए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है क्या ये समझ लीजिए। यहां ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा तो ये गारंटी हम लेते हैं, इसलिए गारंटी लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाने का तरीका ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं। अच्छा, गारंटी किस बात का है समझिएगा, कि आपको दो फंक्शन हमेशा दिखेगा जिसमें एक बहुपदीय फलन होगा और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, या यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। एक बहुपदीय फलन होगा और दूसरा जो फंक्शन आपका होगा, गौर कीजिएगा, दूसरा जो फंक्शन होगा वो या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, और बहुपदीय फलन को हमेशा पहला मानना है और जो दूसरा होगा आपका, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसको हमेशा दूसरा मानना है। अब क्या करना है सुन लीजिएगा। आइए इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तब पहला फंक्शन को पकड़ के डिफरेंशिएशन कर लेना है और दूसरा फंक्शन को पकड़ के इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। पहले पहला वाला फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। जब तक कि डिफरेंशिएशन 0 ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो जाए तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है आपको। क्लियर हो गया? फिर से समझिए, पहला फंक्शन बहुपदीय फलन होगा और दूसरा एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन को पकड़कर पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हुए जाएंगे। कब तक डिफरेंशिएशन करना है? जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो जाए। अच्छा देखिए, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अब इसको छोड़ देना है। अब दूसरा फंक्शन को पकड़ना है, ठीक है, और दूसरा का इंटीग्रेशन करना है। ठीक ना? हाँ, तो चलिए e के पावर 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा,
e के पावर 3x, x के साथ जो कांस्टेंट है बटा में लिखेंगे, फिर e के पावर 3x का e के पावर 3x बटा 3 है ना, तो इसका तो हो जाएगा e के पावर 3x, अब बटा में 3 पहले से है, एगो 3 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 9। और यहां पर आपको जीरो वाला के साइड में कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बस जहां तक आप क्रिया करते जाएंगे वहां तक ऐसे ही इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे, और जीरो वाला के नीचे खाली छोड़ देना है बस, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, चिन्ह का निर्धारण करके सीधे गुना करके आंसर लिखेंगे। देखिए x इंटू ई के पावर 3x बटा में 3 प्लस माइनस माइनस, एक को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा e के पावर 3x बटा में 9, अब प्लस इधर आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। आप यदि चाहे तो इसमें से e के पावर 3x को कॉमन ले सकते हैं, e के पावर 3x बटा 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x, अब माइनस 1 बटा में 3, अब प्लस में c, यहां देखिए 3x माइनस 1 हो जाएगा ना, यह हो जाएगा आपका e के पावर 3x बटा में 3, और फिर कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 बटा में 3, अब प्लस में c, यानी e के पावर 3x बटा में 3 3 9, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 अब प्लस में c, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे इंटीग्रेशन तो यही आपका बन गया था, इंटीग्रेशन तो मूल रूप से यही आपका बन गया था, बाकी तो हम क्रिया किए हैं, ठीक है। तो खंडस्थ समाकलन को भी आप ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के आधार पर बना सकते हैं आसानी से, कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहां से क्वेश्चन की शुरुआत ही कर दिए हम। आइए दूसरा सवाल आपका क्या है समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए ही नहीं, बनाने का प्रयास भी आपको करना है, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट भी हो रहा है आपका और साथ में हम डिस्कशन भी आपको करा रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही साथ चल रहा है, बीच में आपको समय भी दिया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी जब तक हम यहाँ बोर्ड साफ करेंगे 30 सेकंड 40 सेकंड का वक्त तो लग ही जाता है साफ करने में, तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलिए दूसरा सवाल, यहां पर जो आपके वेक्टर का सवाल है और डॉट प्रोडक्ट पूछा है, बेहतरीन है। 3i कैप माइनस 2j कैप, इसके बाद प्लस 5k कैप 5k कैप, और यहां पर डॉट रखना है। इसके बाद कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप, ठीक है बाबू। इसका कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाए हैं। डॉट प्रोडक्ट जब भी आपसे पूछेगा तो तनिको नहीं घबराना है, जब भी आपको दो सदिश दे दे और कहे कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए i वाला को i वाला से गुना, j वाला को j वाला से गुना, और k वाला को k वाला से गुना चिन्ह के साथ, बस हो गया बात खत्म। हाँ खाली अंक को गुना करना है, आंसर हो गया। जैसे 3 दूनी 6, यहां माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, फिर यहां प्लस है यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 6 4 10 माइनस 10, 10 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, 10 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, यानी इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसका मान हो जाएगा आपका 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है किस टाइप का जो है, हमने 25 क्वेश्चन को लिया है, ठीक है, और 25 बवंडर क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आते हैं। जो हमारा मॉडल सेट होता है ना, वो साधारण क्वेश्चन, तो साधारण मतलब क्या कि बोर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, और छपने वाला क्वेश्चन होता है, ये भी जान लीजिएगा। छपने वाला कहने का मतलब क्या कि हम पूरी गारंटी नहीं रहे कि छप जाएगा, टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये कह रहे हैं, अंधकार में नहीं रहिएगा। कोई लोग ये कह रहे हैं कि छप जाएगा, समझिए नहीं छपेगा, हाँ टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये बात हम भी कह रहे हैं। चल बाबू देख, कहता है कि किसी रेखा की द्विक को ज्याए -1/√14 x, और अगला क्या है
3/√14 है बउआ। तो कहता है कि x का मान क्या होगा। सुन, द्विकोज्या निकालने के लिए क्या करते हैं मालूम है? ऊपर वाला के वर्गों का योगफल रूट अंडर ऊपर वाला के वर्गों का योगफल ही नीचा में लिखा रहता है। बताया है आपको द्विकोज्या निकालने के लिए कि ये जो ऊपर वाला संख्या होता है उसके सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी रूट अंडर सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल ही नीचा में लिखल रहता है ना, बुझलो? हाँ, तो नीचा में लिखल है √14। देख बउआ, तो रूट लगा ले। आ दूगो संख्या तो ऊपर वाला मालूम है हमरा, कदी मालूम है? -1, तो -1 के स्क्वायर अब प्लस दूसरा कथी मालूम है? 3, तो 3 के स्क्वायर। ठीक ना? कितना हो जाएगा देखा तो नहीं, कितना हो जाएगा? -1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, तो 9 और 1 10। अब किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 चाहिए हमको। तो 10 भेले है, 2 के स्क्वायर कर दे, 2 के स्क्वायर कर दे, 14 हो जाएगा। 2 के स्क्वायर 4, आज देखिए 3 के स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13, 1 के स्क्वायर 1, यानी 13 1 14। आगे ले बट्टा वाला, यानी आपको यहां पर ऊपर में क्या रखना है? 2 रखना है। अब बट्टा में तो √14 होगा ही होगा ना, है? यही तो है। देख लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार देखिए सभी लोग, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास भी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। सवाल कहता है कि 7x + 8y माइनस 9z बराबर में 7 पर अभिलंब के द्विक अनुपात। सुन लीजिए, ऐसा समीकरण आपको दिया गया है, यह समीकरण आपको यदि दिया गया है और आपको कहे कि अभिलंब का द्विक अनुपात क्या है। बउआ, यदि आपसे पूछे कि अभिलंब का द्विक अनुपात क्या है तो घबराने की जरूरत थोड़ी ना है। देखना रे बउआ, x के साथ वाला, y के साथ वाला और z के साथ वाला जो आपका गुणांक होगा ना, यही होगा अभिलंब का द्विक अनुपात। अभिलंब का द्विक अनुपात, ठीक है? अभिलंब का द्विक अनुपात कितना हो जाएगा? 7 8 -9। ठीक है ना? 7 8 -9 चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन तल y = 0 के समांतर है? बउआ, y = 0 के समांतर का मतलब तो पहले समझना पड़ेगा आपको। y = 0 का मतलब क्या है? देखिए, y डैश x डैश x। अच्छा, y = 0 तो यहां है, ठीक है? y = 0 तो यहां है। तो y = 0 के समांतर यदि कोई रेखा खींचेंगे, y = 0 तो ये गया ना, ये गया y = 0 पर। अब इसके समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो ऐसे ही खींचेंगे, ऐसे ही रेखा खींचेंगे, ऐसे ही खींचेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका होगा, मान लीजिए कि y का मान 5 हो सकता है, y का मान 7 हो सकता है, या y का मान -3 हो सकता है, y का मान -5 हो सकता है। समझ में आ रहा है? y = 0 खींचेंगे तो ये y = 0 तो ऐसे खींच गया ये वाला। अब इसके समानांतर यदि कोई रेखा खींचेंगे तो उसमें y का मान ही होगा, x का मान तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप जब कहेंगे कि यदि y = 0 के समांतर कोई रेखा खींचना है, ठीक है, तो आपको लिखना है y = k। क्या हो जाएगा? y = k, यानी y बराबर कोई भी आप कांस्टेंट ले लीजिए, कोई भी कांस्टेंट, और वहां से एक रेखा खींच दीजिए तो y = 0 के समानांतर ही खींचेगा। y = 0 कहने का क्या मतलब है कि x अक्ष, देखिए ना भाई, y = 0 मतलब हो गया x अक्ष। अब x अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा खींचना है तो y का कोई भी मान रख दीजिए, कोई भी मान मन में सोच लीजिए और एक रेखा खींच दीजिए, x अक्ष के समांतर खींच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है y = k। अच्छा, यदि यहां पर कहता कि x = 0 के समानांतर, तो y अक्ष ये वाला, x = 0 तो यही है ना,
अब इसके समानांतर खींचेगा तो ऐसे ही कुछ रेखा खींचेगा, ऐसे ही खींचेगा, ठीक है। तो जब y बराबर 0 के समानांतर की बात करेगा तो उस समय समझना है x बराबर k के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, k के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो देख सकते हैं यहां पर इसमें दिया गया है y बराबर -2, कितना दिया गया, y बराबर -2, यानी y बराबर -2 के पर यदि खींचेंगे ऐसे करके तो नहीं हो जाएगा उसके समानांतर, ठीक है। दोनों तरीके का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखते रहिए, ऊपर सभी लोग क्वेश्चन देखते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। हाँ, बनाते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, और यहां हम आपको जो बनाएंगे उससे आप कुछ सीखिए। यदि कोई नया कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो आपको दे रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास कीजिए और उस पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपका है कि 2x प्लस 7y 2x प्लस 7y माइनस 9z बराबर 4 के समानांतर एक तल का समीकरण। अब सुनिए, यदि आपको कहे कि इस समीकरण के समानांतर एक और समीकरण खींचना है, ठीक है, यदि आपको कहे कि इस समीकरण के समांतर एक और समीकरण खींचना है तो आपको क्या करना है कि x वाला ज्यों का त्यों, y वाला ज्यों का त्यों, z वाला ज्यों का त्यों, खाली इसका चिन्ह बदल देना है। बस सुन लीजिए ठीक से, x वाला ज्यों का त्यों, y वाला ज्यों का त्यों, z वाला ज्यों का त्यों, ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है सिर्फ इसका चिन्ह बदल देना है। बस जैसे क्या लिखेंगे, ज्यों का त्यों लिखना है तो 2x प्लस 7y, z वाला ज्यों का त्यों तो -9z, अब बराबर ये 4 प्लस में है तो चिन्ह बदल के -4 कर देंगे। ये हो गया ई वाला रेखा के समांतर है, ठीक है, इसके समानांतर ये है। अब आप आइए कि ऑप्शन इसमें दिया गया ऐसा क्या, ऑप्शन ऐसा दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 7x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4, नहीं, दूसरा है 7x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 4, नहीं है। तीसरा है 2x प्लस 7y माइनस 9z प्लस 4, यस यस, ये माइनस में है, इसको इधर लाके लिख दिया है, कोई बात नहीं है। तो 2x प्लस 7y माइनस 9z प्लस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है, इस वाले रेखा के समानांतर, ठीक है, इसके समानांतर। क्लियर हो गया, देख लीजिए, देख लीजिए सभी लोग, किसी को दिक्कत है क्या, समानांतर ना, 2x प्लस 7y माइनस 9z प्लस 4 बराबर में 0। जब भी समानांतर की बात करेगा, कोई समीकरण दे दे और कहे कि इसके समानांतर कोई रेखा है आपका या कोई समानांतर तल का समीकरण आपको चाहिए, तो आप सिंपल काम यही करेंगे, एकदम आसान वाला, x वाला ज्यों का त्यों, y वाला ज्यों का त्यों, z वाला भी ज्यों का त्यों, खाली कांस्टेंटवा के जो क्या कहते हैं उसको चिन्ह होगा, बस उसको केवल चेंज कर देना है। चेंज करने का मतलब यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस, अंक ज्यों का त्यों रखना है, हो गया समांतर तल का समीकरण। चलिए अगला समीकरण क्या है, क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए सभी लोग क्या कह रहा है, कहता है कि x माइनस 5y, x माइनस 5y माइनस 11z प्लस 15 बराबर में है 0, बराबर में है 0। सुनिए, कह रहा है कि इस पर जो है, इस पर लंब एक तल का समीकरण। सुनिए, जब बात करें कि इस पर लंब होगा, इस पर लंब की बात करें तो आप इतना ही से मतलब रखिएगा, x वाला, y वाला, z वाला, खूब गौर से समझिए, खूब गौर से। जब भी बात करें कि इस पर कोई लंब होगा, कोई तल लंब होगा, ठीक है, लंब एक
तल का समीकरण, इस तल पर कोई एक लंब की बात करेगा, तो लंब यानी कि इस पर एकदम 90 डिग्री बनाने वाला जो कोई तल होगा वो कैसे निकलेगा, उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, कैसे निकालें समझिएगा। यदि कोई दूसरा समीकरण, आपको 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ना, तो चारों ऑप्शन में से आप देखिएगा क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई ऐसा दिया हुआ रहेगा, जैसे इसमें दिया गया है ऑप्शन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 3, और दूसरा है आपका x प्लस 2y प्लस जेड बराबर में है 2, और तीसरा आपका है 3x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 15 बराबर में 0, और एक है इनमें से कोई नहीं। सुनिए, तो ऐसा आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें, ठीक ना, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। आपको क्या करना है, गौर कीजिएगा, x वाला कांस्टेंट को x वाला से गुना कीजिए, y वाला को y वाला से गुना कीजिएगा, z वाला को z वाला से गुना कीजिएगा, और गुना करने के पश्चात चिन्ह के साथ गुना कीजिएगा, और उसके बाद यदि आप उसको जोड़ते हैं घटाते हैं, जैसा रहेगा वैसा, जोड़ने घटाने पर यदि 0 के बराबर आ गया, ठीक है, यदि आप उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यदि 0 के बराबर आ गया, तो जो समीकरण को गुना कर रहे हैं आप, ठीक है, x वाला को x वाला से, y वाला को y वाला से, और z वाला को z वाला से, और गुना करने के पश्चात यदि 0 हो रहा है, तो वो समीकरण जो होगा इस समीकरण के लंबवत होगा, यानी वो इसका लंबवत होगा। क्लियर है? अच्छा, गुना करके देखिए, देखिए यहां भी एक है, यहां भी एक है, एक को एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1, यहां -5, यहां +1, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -5, यहां कितना है -11, यहां +1, तब प्लस माइनस माइनस ना, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 1 से गुना करेंगे 11, बताइए तब जोड़ घटाव करने पर 0 आएगा, नहीं आएगा। 11 5 16 -16, और यहां +1, यानी हो जाएगा आपका -15, ये नहीं होगा, 0 आ जाना चाहिए था, 0 आ जाता इसका आंसर बन जाता। ठीक है ना बउआ, है? चलिए देखिए अगला, अगला क्या है, गौर कीजिएगा, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां भी 1 है, इसको 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1, ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए तो -10, और ये कितना हो जाएगा, -11 को +1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -11। अच्छा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा 0, और यहां देखिए 3 × 3, ये हो जाएगा आपका +5, और ये हो जाएगा आपका कितना, 11 × 11 ना, यानी -11, ये भी नहीं होगा 0, यानी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज के बराबर। ठीक है, चलिए ऐसे 3D पढ़ाएंगे तो इसको और बेहतर तरीके से आपको क्लियर कर देंगे 3 डायमेंशन में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, बहुत जल्दी 3 डायमेंशन आने वाला है, अभी वेक्टर चल रहा है, तो वेक्टर जैसे ही खत्म होगा 3 डायमेंशन शुरू करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल आपका है, हाँ यहां पर डिटर्मिनांट का एक सवाल है। क्या है सवाल डिटर्मिनांट का, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है 1 1 2 3 2 5 17 -5 और 12। अब कह रहे हैं कि इसका मान निकालिए। चलो मान निकालने के लिए कह रहे हैं ना, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का मान निकालने का तरीका आपको मालूम है, या तो आप, ठीक है, इसको ऐसे निकाल दीजिए 1 3 17, पहले जो कहते हुए लिखिए 1 2 -5 2 5 और 12, फिर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को बगल में जो कहते हो 1 3 17 1 2 -5। ठीक है, अब 3 3 का जोड़ा लगा लीजिएगा, देखिए 3 गो और 3 गो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 17 × 5 = 85 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +85 ना, और यहां देखिएगा 3 दूना 6 × 5 = 30, यानी हो जाएगा -30। अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, अब इधर से 3 तीनों का जोड़ा लगाइएगा, देखिए 3 गो, ये हो जाएगा आपका 3 गो, और फिर ये हो जाएगा आपका 3 गो, बस काम बन गया।
17 दूना 34 दूना कितना हो जाएगा, 34 दूना 68। हाँ, इसके बाद -25 है, इसके बाद 12 36 प्लस 36, बस जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 8 3 11 11 2 13 के 3 सॉरी उल्टा जोड़ दिए 0 5 4 9। देखो माइनस वाला है ना, ओए तोरी वाला की पहले जोड़िए तो कितना हो जाएगा, इधर जोड़ देते हैं। 5 4 9 8 2 10 109 हो गया, और उसमें से 30 घटाना है। चलिए घट जाएगा, माइनस इधर जोड़िए 8 6 14 के 4 हासिल 1 6 3 9 1 10 104 माइनस 25। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 और इधर आपका हो जाएगा 7 79। यहां देखिए 14 में से 5 घटेगा ना, तो 9, ये आपका हो जाएगा 9 में से 2 घटेगा 7, अच्छा 79 में से 79 घट गया 0 के बराबर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका आंसर 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ये डिटर्मिनांट जो है 3 गुने 3 कोटि के डिटर्मिनांट का मान आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर यदि गुणधर्म पर वो बैठ रहा है तो फिर गुणधर्म के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको दोनों बताया गया है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, फिर शायद मान निकालने के लिए कह रहा है, इसी का मान निकालना है फिर से। चलिए कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन है मान निकालने वाला, क्लियर हो जाएगा आपका, आसानी से समझ लीजिएगा क्या क्या करना है। 1 3 2 1 3 2, अब क्या है 4 8 8 4 8 8 9 17 18 9 17 18, यही है 9 17 18। चलिए अब देखिए क्या है, आपको जो है इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। गुणधर्म वगैरह तो सोचने थोड़ा वक्त लग जाएगा, तब तक तो हम काम कर देंगे। इधर 1 4 9 3 8 17 2 8 18, और ये दोनों को ज्यों कहते हैं, इसको और इसको ज्यों कहते हैं, 1 4 9 3 8 17। चलिए तीन तीनों का जोड़ा लगाइए, देखिए 3 गो, फिर यहां से 3 गो, और फिर यहां से 3 गो। ठीक है, गुना करेंगे, 18 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 144। ये हो जाएगा आपका 9 27 8 27 8 8 7 56 के 6 हासिल 5, और हो जाएगा आपका 8 दूना 16 16 5 21 यानी 216। 27 8 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16 16 5 21 यानी 216। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34 34 चौके, तेरी ढनर ढनर 34 चौके हो जाएगा आपका 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, और 4 तिये 12 1 13 यानी 136। क्लियर कर लेते हैं, 34 चौके 16 और 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 तिये 12 1 13 136। ठीक है, यहां पर बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। अब क्या करना है, तो नीचे वाला को गुना करना है, देख लीजिएगा 3 गो यहां से 3 गो यहां से और फिर 3 गो यहां से, बस कितना हो जाएगा 9 8 72 72 गुना 70 70 140 यानी 144। इसके बाद 18 सते 18 को 17 को 8 से गुना करेंगे 136। हाँ, इसके बाद हो जाएगा आपका 18 तिये 54, और 54 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 5 चौके 20 है 21, 54 चौके 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 5 चौके 20 है 21 216। ठीक है, चलिए देखिए बड़े सिंपल है, 144 प्लस में 144 माइनस में कट गया, 216 प्लस में 216 माइनस में कट गया, 136 प्लस में 136 माइनस में कट गया, 0 के बराबर। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, चलिए मजेदार क्वेश्चन था आपका। अगला सवाल ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, बनाइए एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों से,
डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उनको, जीने या मर जाने में। ठीक है बाबू, चलिए देखिए, समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं हम। आइए दूसरा सवाल आपका है, यहां पर दिया गया है कि 2 into 1 - 1 7 और 8। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करेंगे ना, कोई भी मैट्रिक्स में आप यदि कोई कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा। तो 2 - 2 7 दूनी 14 8 दूनी 16। ठीक है, लेकिन वही यदि आप किसी डिटर्मिनांट में गुना करते हैं तो आपको प्रत्येक अवयव में गुना नहीं करना है, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही आप गुना कर सकते हैं, प्रत्येक अवयव में गुना नहीं कर सकते। ठीक है बुआ, चलिए आंसर इसका देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ आ ही गया डिटर्मिनेंट वाला, 3 into A B C D। हाँ आप देखिए, आप यदि गुना करना चाहेंगे तो इसको कितने तरीके से गुना कर सकते हैं। आप यदि चाहे तो केवल इसको R1 में गुना कर सकते हैं, या फिर केवल R2 में गुना कर सकते हैं, या फिर केवल C1 में गुना कर सकते हैं, या फिर केवल C2 में गुना कर सकते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है आपका 3A 3B C D, ये भी इसका सही आंसर है। दूसरा A B 3C 3D, ये भी इसका सही आंसर है। ठीक है, तीसरा ध्यान से देखिएगा, 3A 3C B और D, ये भी इसका सही आंसर है। या फिर A C 3B 3D, ये भी इसका सही आंसर है। तो यदि आप किसी एक कोई डिटर्मिनेंट आपके पास है और आपको उस डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से गुना करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप किसी एक रॉ में या किसी एक कॉलम में ही गुना कर सकते हैं। ठीक है, सभी अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा कि यहां R1 में गुना किया गया है। ठीक है, यहां पर R2 में गुना किया गया है सिर्फ, यहां C1 में गुना किया गया है और यहां C2 में गुना किया गया है। तो इन चारों में से कोई भी यदि आपका ऑप्शन है तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चेक कर लीजिए कौन सा है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में ये वाला है, किधर गया, ये वाला। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपका है गुना करना है, दो मैट्रिक्स का गुना करना है। सिंपल है, 2 5 8 10, इसके बाद 4 40, यही है ना। हाँ चलिए गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक रॉ से कॉलम में 4 दूनी 8 और प्लस 40 25 200। फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में ना कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8 चौके 32 और प्लस 400। ठीक है, ये हो जाएगा 208 और फिर 432 ना, 432 यानी 208 और 432। ऑप्शन आपका है 208 432, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर पूछा है सहखंडज के बारे में। सहखंडज बोले तो एडजॉइंट। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको दिया है और कह रहा है कि इसका एडजॉइंट क्या होगा, यानी सहखंडज क्या होगा। देखिए ध्यान देंगे इधर, सहखंडज निकालना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिया गया है आपका कि 3 4 2 और 5, अब आपको कहे कि इसका सहखंडज निकालना है आपको, तो सहखंडज निकालने के लिए क्या करना है मालूम है। देखिएगा इसको जो है, इसका ध्यान से देखिए, इसका स्थान परिवर्तन करना है और इसका चिन्ह परिवर्तन करना है। ठीक है बुआ, हाँ जो आपको यहां पर अवयव दिख रहा है, ये विकर्ण वाला अवयव, इसको इसका स्थान परिवर्तन कर देना है, और ये जो बिना विकर्ण वाला अवयव है, ठीक है, इसका चिन्ह परिवर्तन कर देना है। बस आपका सहखंडज निकल गया। ये हो जाएगा 5 ऊपर में और 3 नीचा में। इसका चिन्ह बदलना है, तो -4 यहां पर और -2 यहां पर।
निकल गया सहखंडज। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि x बराबर a साइन थीटा, y बराबर a कॉस थीटा, तो dy बटा dx बराबर क्या है? dy बटा dx सवाल पूछा है कि dy बटा dx बराबर क्या है। कहने का मतलब कि y वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके x वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से भाग दे दीजिए। y वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन में x वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन से भाग दे दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बराबर थीटा के सापेक्ष करना होगा, a को बाहर रखेंगे, cos का हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस को बाहर लिख दीजिए, माइनस a साइन थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a cos थीटा। और जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर माइनस a साइन थीटा और बटा में a cos थीटा। a से कैंसिल हो गया, साइन बटे cos tan, यानी हो जाएगा माइनस tan थीटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा माइनस tan थीटा। अगला है एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको ऊपर, बनाइए, बन जाएगा आसानी से आपसे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। देख लीजिए क्वेश्चन को, ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन, बनाइए एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी। देखिए क्या कह रहा है सवाल। क्वेश्चन आपका है कि x बराबर 2at, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, y बराबर at²। अच्छा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप बनाए हैं उसमें से ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बाद बाकी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला होगा। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से कितना सवाल पूछा जा रहा है। चलिए, तो कह रहा है dy बटा dx, इसमें भी शायद dy बटा dx का मान, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें ही पहले इसका डिफरेंशिएशन y वाला का, dy बराबर a को बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2t। इसको भी t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a बाहर रहेगा, और t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका 2at, ऐसा ही कुछ है ना, और बटा में 2a। ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा t के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए, अगला डिफरेंशिएशन का एक और सवाल है। डिफरेंशिएशन में तो आप लोग इतना माहिर हो चुके हैं कि बस सवाल आपके सामने केवल पढ़े, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है, खाली आपके सामने आ जाना चाहिए बस, फिर तो अपने आप रोने लगेगा सवाल डिफरेंशिएशन का। कहता है कि 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, दिए गए फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। कोई बात नहीं है, करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन। पहले देखिए ना, यहां पर 2 को बाहर रखेंगे, 2 को बाहर रखेंगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5, इसका हो जाएगा 0 ना। अच्छा, ये पहली बार डिफरेंशिएशन हो गया। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 दूना 4, x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 0। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, हो गया आंसर। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना के बराबर? 4 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार बनाइए सभी लोग क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है उसको बनाइए सभी लोग एक बार फटाफट से। चलिए, सवाल क्या है देखिए, यहां पर क्वेश्चन है कि d साइन इनवर्स cos x बटा में dx। देखिए यहां पर इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। देखिए, जो बाहर में है वही अंदर में लाने का प्रयास करेंगे। बाहर में साइन है, अंदर में भी साइन चाहिए, कोई बात नहीं है। साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? साइन 90 डिग्री माइनस x बटा में dx। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/2 का हो जाएगा 0, और इसका हो जाएगा आपका -1, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा?
-1 के बराबर। ठीक है, कितना के बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है? सुनिए, कल भी आपको बताए हैं उद्देश्य फलन के बारे में कि जब भी आपको कहे कि उद्देश्य फलन को बताइए कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्य फलन है, तो जेड में मतलब जो आपका समीकरण है उसमें यदि जेड बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है जेड बराबर 3x + 2y, जेड बराबर 3x + 2y, तो जिसमें जेड लगा हुआ रहेगा वही आपका उद्देश्य फलन होता है। ठीक है, जिसमें जेड लगा हुआ रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? उद्देश्य फलन कहलाएगा। आइए ग्राफ का भी 2 क्वेश्चन यहां पर है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। न्यूनतम और अधिकतम मान की बात करेगा आपसे ग्राफ में, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बड़ी सिंपल है, बहुत आसान होता है न्यूनतम और अधिकतम निकालना। देखिए जैसा कि आपका क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, कहता है कि x + y 4 से छोटा और 4 के बराबर है, x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है और y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है। इसका उद्देश्य फलन दिया गया है z बराबर 5x + 6y, यही आपको उच्चतम और न्यूनतम मान देगा, यही उद्देश्य फलन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मालूम है? एक ग्राफ क्रिएट कर लेना है छोटा सा, तुरंत हो जाएगा। देखिए ना, तुरंत आपका एक ग्राफ बन जाएगा। क्या कह रहा है कि x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर, y का मान भी 0 से बड़ा 0 के बराबर होना चाहिए। कुल मिलाकर 0 से बड़ा 0 के बराबर, यानी प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। बाकी सब में माइनस से हो जाता है। हाँ चलिए देखिए, यहां पर आपका है x का मान यदि 0 रखेंगे तो y का मान 4 होगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 होगा, यानी ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। 4,0 और 0,4, इससे छोटा कह रहा है तो ये बनेगा, ये वाला पार्ट होगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ पार्ट। ये आपका हो जाएगा 0,0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0,0। समझिए ठीक से, क्या हो गया भाई लाइन को पूरा एकदम। चलिए देखिए, अब ये जो आपका ग्राफ जिस कॉर्नर से आपका ये सट रहा है, ठीक है, घिरा हुआ है, आपको सब वाला मान इसमें रखना है। पहले आपको रखना है 0,0, ठीक है, तो जैसे ही इसमें रखेंगे 0,0 तो कितना हो जाएगा? 5 × 0 तो 0, आप + 6 × 0 तो 0, यानी 0 के बराबर। और उसके बाद रखना है 0 और 4, तो z बराबर x के जगह 0, y के जगह 4। जैसे ही 0 रखेंगे तो 5 को 0 से गुना करेंगे 0, आप + 6 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। दूसरा आपको रखना है x के जगह 4 रखेंगे तो 5 चौके 20, आप + यहां जैसे ही 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। अब बताना है कि इसमें से सबसे छोटा मान कौन है, तो वो न्यूनतम होगा। जो सबसे छोटा होगा वो न्यूनतम होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। तो न्यूनतम पूछेगा तो 0, और यदि अधिकतम पूछेगा तो कितना होगा? 24। अच्छा, आपसे पूछा क्या है? न्यूनतम मान 0 के बराबर होगा, यदि अधिकतम पूछता तो 24 के बराबर, ठीक है। हाँ चलिए, दूसरा सवाल आपका है, ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है, दूसरा भी देखिएगा। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, बस आप लोग तो अब समझ गए होंगे कि कैसे ग्राफ के क्वेश्चन को डील करना है, ठीक ना, आसानी से समझ में आ गया होगा। और ऐसे एक ग्राफ का क्वेश्चन आपसे 5 अंक में पूछता ही है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, ठीक है, तो वो ग्राफ आपको बता देंगे आसानी से। कहता है x + y 50 से छोटा है और 50 के बराबर है। उसके बाद x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है, y का मान भी 0 से बड़ा 0 के बराबर है। इसके बाद z बराबर दिया गया है कितना? 4x + y, ये आपका उद्देश्य फलन दिया गया है ना। तो कह रहा है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। पहले ग्राफ एक बार क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि अभी आप देखे हैं, एक छोटा सा ग्राफ क्रिएट कर लेंगे। 0 से बड़ा 0 के बराबर प्रथम चतुर्थांश में होगा, ऐसा ही कुछ। यदि x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 50, और y के जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 50, यानी हो जाएगा आपका 50 0, और ये हो जाएगा आपका 0,50। अब इससे घिरा हुआ क्षेत्र, यहां पर तो मूल बिंदु है ना, ये 0 0 आपका हो जाएगा, यही क्षेत्र इसका है, कॉमन पार्ट, उभयनिष्ठ क्षेत्र, ठीक है। अब आपको निकालना है, तो पहले x के जगह 0, y के जगह 0 रखना है। जैसे ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 + 0 यानी 0 हो गया। अब x के जगह पर 0 रखना है, y के जगह 50 रखना है,
तो कितना हो जाएगा, x के जगह 0 रखेंगे तो 0, अब प्लस y के जगह 50 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50, जोड़ेंगे 50 के बराबर होगा। अब ये वाला मान रखना है जिसमें x के जगह पर आपको 50 और y के जगह पर 0, तो z बराबर यहाँ 50 रखेंगे, 50 चौके 200, अब प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो 0, 200 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अधिकतम पूछ रहा है इसलिए 200 के बराबर, न्यूनतम पूछता तो कितना हो जाता 0 के बराबर। ठीक है, अधिकतम पूछा है इसलिए 200 होगा, और यदि न्यूनतम पूछता तो कितना हो जाता 0 के बराबर। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट से क्या कह रहा है सवाल। देखिए सवाल आपका है, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। इसका एक ही नहीं और भी है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, या फिर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर में भी होता है आपका 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो एक 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, जान लीजिएगा। ठीक ना, हाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वहां पर। अगला सवाल क्या है देख लीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 π/4। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस का रेंज क्या है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई तक रेंज से बाहर है, पहले इसको रेंज में लाइए। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस π/4, चेक करके देखिएगा, 4 दूना 8, 8 में से घट जाएगा 7 π/4, 2 पाई चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश से कम तो चतुर्थे में रह जाएगा, और चतुर्थ में जो है आपको कॉस और सेक को प्लस में रखना है, बाकी सबको माइनस में रखना है, यही ना। तो ये प्लस में रह जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस π/4। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका π/4 के बराबर, यानी इसका आंसर होगा π/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अगला सवाल क्या है देखिएगा, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये कुछ समीकरण वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा 3D का क्वेश्चन है, ऐसे बहुत ही 3D मजेदार चैप्टर है। जब हम लोग 3D पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से, बहुत ही मजेदार चैप्टर है 3D। देखिए क्या है क्वेश्चन, सवाल आपका है कि x - 3 बटा में 4, y - 4 बटा में 5, z - 6 बटा में 7 तल कितना कितना है, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 के समांतर हो। तो देख लीजिएगा, जब ये आपको यहां पर समीकरण का देखिए, पहले समीकरण का टाइप देख लीजिएगा, x - a y - b z - c बटा में a b c ऐसा आपको दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कहे कि यदि समांतर है तो कुछ नहीं करना है, एक नया समीकरण बनाना है, सिंपल, इसको a से गुना, इसको b से गुना और इसको c से गुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बराबर में 0, तो हो जाएगा आपका 4a प्लस 5b प्लस 7c बराबर 0। ठीक है, देख लीजिएगा, 4a पहला हो जाएगा हाँ आपका 4a 5b 7c, 4a 5b और 7c बराबर 0 हो गया, समांतर होने का कंडीशन है ये। ठीक है, हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए दूसरा सवाल एक ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि एगो छोड़ दिया है, जैसे एगो छोड़ दिया है तो पूछा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। अभी आपको जस्ट दिखाते हैं अगला सवाल। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिएगा सवाल क्या है, समझ लीजिए थोड़ा सा। सवाल है कि x/2 बराबर y/3 बराबर z/5 और बराबर कितना x - 5, सॉरी रेखा है, x - 5/4 बराबर हो जाएगा y - 6/6
बराबर हो जाएगा z माइनस 2/k के समांतर है। ठीक है, इसके समांतर है तो k का मान क्या होगा? सिंपल है, देखिए पहला वाला को पहला वाला से गुना, दूसरा वाला को दूसरा वाला से गुना, तीसरा वाला को तीसरा वाला से गुना, बराबर में 0। 4 दूनी 8 प्लस 6 3 18 प्लस 4k अब बराबर में 0। कितना हो जाएगा? 18 8 26 प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा। 4k बराबर हो जाएगा -26, इसलिए k बराबर हो जाएगा -13/2। है क्या? k का मान -13/2 नहीं, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 ना। यहां देखिए ये लास्ट सवाल है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। देखिए ये लास्ट वाला सवाल है, इसका हम ट्रिक ही आपको बता देते हैं। करना क्या है, लिखना है आपको tan इनवर्स, देखिए नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा माइनस, नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना, इसके बाद दोनों को आपस में गुना, तो कितना हो जाएगा? 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 7 5 35। ठीक है, यदि यहाँ प्लस है तो उल्टा काम करना है, नीचे वाला को ऊपर में घटा देना है। ठीक है, तो 35 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 34। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 12/34। कटना है तो काट दीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17, यानी tan इनवर्स 6/17। इसका आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स 6/17। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, tan इनवर्स 6/17 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके का ये 25 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे ही आपका जो है और कल यानी सोमवार है, तो कल सोमवार के दिन दोपहर में भी आपको एक वीडियो मिलेगा और एक शाम में भी वीडियो मिलेगा। शाम में ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा और दोपहर में आपको जो है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको जो है और भी आगे मिलते रहेगा। और तब तक के लिए आपको जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।